हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केनस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। और आज हम लेके आए हैं उप सह संयोजक यौगिक का भाग 2। ठीक है, भाग 1 के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में एकदम पूरा इन डिटेल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि उप सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, उप सह संयोजक बंध है वो कैसे बनता है। ठीक है, और IUPAC नामकरण किया था, और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी बात की थी। और फाइनली अपन ने वहाँ पे EAN का टॉपिक है वो कवर किया था। और आज हम देखेंगे आबंधन सिद्धांत, और आबंधन सिद्धांत में वर्नर सिद्धांत था वो अपन ने कवर कर चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। और आज अपन VBT, CFT और समायोजकता, जो 3 टॉपिक बड़े बड़े हैं उनको आज कवर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे ही अपने पास ये लेसन होता है कंप्लीट, आप जाएंगे डिस्कॉर्ड पे और वहाँ पे जाके असाइनमेंट वगैरह आपको जो मिलेंगे वो आप मिला लीजिएगा, ये आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि सह संयोजक आबंधन सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है वो देखो। पहली बात ये कि ये सिद्धांत अपन को किस केस में देखना है, जिनका समनव्य संख्या कितनी होती है, समनव्य संख्या कितनी होती है अपने पास, या तो 6 हो या तो 4 हो, इन दो के लिए ही देखनी है। समझ में आ गई बात है। और भी होती है VBT, लगती है तो लगभग समन्वय संख्या सभी में लगती है, पर अपन को स्पेशली 6 और 4 के लिए ही देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा किसकी, समनव्य संख्या, समनव्य संख्या 6। तो समनव्य संख्या अगर 6 होती है तो अपने पास उसकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी इसकी, तो अष्टफलकीय जटिल भी इनको बोलते हैं अपने पास। अब अगर अष्टफलकीय ज्यामिति तय हो गई है तो इसके संकरण आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, कितने संकरण मिलते हैं, 2। कौन कौन से मिलते हैं, एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे D2sp3, ठीक है, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे sp3d2। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना, एक D2sp3 होगा, एक होगा sp3d2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने पास अंतः, इसको अपन बोल देंगे अंतः उपकोष जटिल। ठीक है, और इसको अपन बोल देंगे क्या, बाह्य उपकोष जटिल। ऐसे नाम इसके क्यों रखे गए, इसके नाम रखने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो D आपका उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है, जो आपके D उपयोग में लिया जाएगा वो अंदर वाला D उपयोग में लिया जाएगा। जैसे मान लो 3D होता है ना, तो 3D यहाँ पे मान लो अपन ने 3D और 4S है, तो अपने पास यहाँ पे दोनों में क्या होगा, जो अंदर वाला D होगा वो यूज में होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके क्या लिख दिया, D2sp3 लिख दिया। और अगर अपने पास क्या हो कि जो D उपकोष है वो बाहर वाला उपयोग में किया जा रहा है तो बाह्य उपकोष जटिल होगा। ठीक है, ये 2 संकरण इसके पॉसिबल हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो D2sp3 आपके कब लिया जाता है, D2sp3 आपके तब लिया जाता है जब अपने पास यहाँ पे जो लिगेंड है, ठीक है, वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, वो लिगेंड आपके यहाँ पे होगा प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होगा। ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा। और यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे अपने पास लिगेंड होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब जब प्रबल लिगेंड क्षेत्र होते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे D उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर देते हैं, युगलित कर देते हैं, जिससे अपने पास 2 D उपकोष खाली हो जाएंगे। ठीक है, 2 D उपकोष यहाँ पे रिक्त हो जाएंगे। और 2 उपकोष जैसे ही आपके D के रिक्त होते हैं तो वहां पर फिर क्या करेगा, लिगेंड आएगा और उप सहसंयोजक बंध बना लेगा। और यहाँ पर भी अपने पास इसमें क्या होगा, देखो इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन अयुग्लित रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें अपने पास क्या होते हैं, युग्म नहीं बनाने। ठीक है, जबकि यहाँ पे युग्म बनाने होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लिगेंड अगर आपको ये दिखे, कार्बोनिल साइनाइड EDTA-4
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये आपको दिखते हैं तो आपके पास क्या होगा, डी उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्म बनाएंगे और 2 डी उपकोष क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और वो 2 डी उपकोष में फिर क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड होगा वो डाल देगा, तो D2sp3 हो गया। एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रख लो कि प्रबल क्षेत्र के अगर लिगेंड आ गए तो अपने पास इलेक्ट्रॉन के क्या करनी है, युग्म बनानी है। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसा डी उपकोष है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या करना है आपको, यहाँ पे मान लो आपके पास क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन के युग्म बनाने हैं। जैसे इसमें और इसमें ये युग्म बन गए, तो युग्म बनाने पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डी उपकोष क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 डी उपकोष खाली हो गए तो इसमें आएगा, जैसे मान लो अपने पास साइनाइड आ गया, ये भी साइनाइड आ गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इनमें डाल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस इतना ध्यान में रखो एक बार, बाकी संकर्ण और ज्यामिति वगैरह ये सारा मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपके पास रहेंगे कौन से, जैसे H2O, Cl-, Br-, F-, I- इत्यादि, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होंगे। पर 2 केस के अंदर सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं, अपने पास प्रबल में गिने जाते हैं। कौन से होते हैं वो आपके पास होंगे, एक तो जब केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, जब केंद्रीय धातु परमाणु आपके पास कौन सा मिले, सबसे पहला कोबाल्ट 3+, और दूसरा आपके पास यहाँ पे होगा 4D व 5D श्रेणी के तत्व, ठीक है, श्रेणी के तत्व अगर आपको मिले, जैसे कि अपने पास 4D वाले में कौन सा होता है, इट्रियम, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आगे चलकर, तो ये इट्रियम से लेके कैडमियम तक के हो गए। और यहाँ क्या हो जाएगा, लाफ्ता वर्णारे इधर से पिटाई और होगी, तो यहाँ पे मरकरी, तो लेंथेनम से मरकरी, इट्रियम से कैडमियम तक के जो तत्व अगर आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु बनते हैं, और एक कोबाल्ट 3+, इन 2 केस में अपने पास क्या होता है, इन 2 केस में अपने पास क्या होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे लिगेंड कैसे अपने पास कैटेगरी में आते हैं, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आपको देखो ये VBT सिद्धांत लगाना कैसे, लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपको देखना है उसका डी उपकोष, क्या देखना है, डी उपकोष। अगर क्या होता है कि लिगेंड प्रबल क्षेत्र का आपको मिले, तब तो आप क्या कर दो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के युग्म बना दो। और अगर आपको वहाँ पे क्या मिलते हैं, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के युग्म नहीं बनाने हैं। समझ में आ गई ना भाई बात ये, तो ये चीज़ करनी है। और अगर इनमें से मिले कोबाल्ट +3 में से 4D या 5D श्रेणी में से, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सारे प्रबल क्षेत्र के होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के युग्म बनेंगे। समझ में आ गई बात ये। अगर पॉसिबल हो तो, कई बार ऐसा होता है पॉसिबल में नहीं होता, तो पॉसिबल नहीं होता तो उस केस को आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। और तीसरा आपको यहाँ पे अब क्या करना है, तीसरा यहाँ पे ये होगा कि अब क्या करेंगे, जो लिगेंड होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करेंगे, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बंध का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या बतानी होती है, चुंबकीय गुणधर्म बताना होता है। अब चुंबकीय गुणधर्म कैसे बताया जाता है, चुंबकीय गुणधर्म 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो होगा आपके पास अनुचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र में यौगिक क्या होते हैं, अपने पास आकर्षित होते हैं ना थोड़े बहुत, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, अनुचुंबकीय अपने पास गुणधर्म होता है। अब ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं, अयुग्लित मतलब जिनका युग्म नहीं बना हुआ हो, ठीक है। तो अगर एक भी आपको अयुग्लित इलेक्ट्रॉन मिल जाए जो जोड़े में ना हो, तो अपने पास जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है। और एक होती है प्रतिचुंबकीय गुण। तो प्रतिचुंबकीय गुण आपके पास क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, अपने पास दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये युग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में होता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्लित हैं तो अपने पास वहाँ पे क्या होगा, प्रतिचुंबकीय आप गुण उसका लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये चुंबकीय प्रकृति आपने बता दी। उसके बाद आप बता दो म्यू का मान, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय आगुण बोलते हैं, चुंबकीय आगुण। और ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा आपको यहाँ पे
अनुचुंबकत्व का या फिर ऐसे बोल दो अनुचुंबकत्व की कोटि का मान बताएगा। ठीक है, यानी कि कितनी अपने पास अनुचुंबकत्व का जो कोटि होगी उसका मान ये बता देगा, मान बताएगा। ठीक है, कि कितना अपने पास अनुचुंबकत्व है, उसके पास गुण है, उसका मान बताता है म्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो म्यू का मान होता है √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अगर अपने पास क्या होते हैं, अगर सारे के सारे ही या फिर ऐसे मान लो चुंबकत्व है, जो गुणधर्म है वो प्रतिचुंबकत्व है, तो आपके पास म्यू का मान 0 होगा। ठीक है, परंतु अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, अनुचुंबकत्व गुणधर्म है, तो म्यू का मान कुछ ना कुछ आएगा। जितना ज़्यादा क्या होगा अनुचुंबकत्व गुण होगा, उतना ही ज़्यादा म्यू का मान होता है। ठीक है, तो म्यू का मान अपन को बताता है कि कितना अनुचुंबकत्व गुणधर्म है उस यौगिक के पास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब जितना ज़्यादा म्यू का मान, अगर देखो मैं यहाँ पे बताऊँ तो म्यू का मान जितना ज़्यादा होगा, अनुचुंबकत्व का मान भी क्या होगा उतना ज़्यादा, जिससे क्या हो जाएगा, यौगिक है, जो यौगिक होगा वो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में मतलब प्रबल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसका सिंपली आपको ट्रिक बताऊं तो n का जो भी मान होगा, ठीक है, तो म्यू का मान आप क्या लिख देना, n+0.75 लगभग आपके पास आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, परचक्रण बहुलता। ठीक है, तो परचक्रण बहुलता होती है, उसका सूत्र होता है 2s+1। s का मतलब क्या होता है, यहाँ पे s का जो मान होता है वो एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, तो s का मान एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, आधा होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। समझ में आ गई बात ये? तो इस प्रकार से आपको स्टेप फॉलो करनी है कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, बाद में आप क्या करोगे कि प्रबल क्षेत्र अगर अपने पास लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन के युग्म बना देना, और दुर्बल क्षेत्र का अगर लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन के युग्म नहीं बनानी है। समझ में आ गई? बाद में लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, और उसके बाद आपको चुंबकीय गुणधर्म बताना है। अगर अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुणधर्म होगा, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, युग्लित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकत्व होगा। ठीक है, और परचक्रण बहुलता 2s+1 से निकालनी है। बाकी आपके पास अगर समन्वय संख्या 6 है तो ये तो फिक्स रहेगा कि ज्यामिति अष्टफल की है। ठीक है, डिपेंड करेगा अपने पास कि संकरण क्या होगा, D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है तो D2sp3 लिख दो, और अगर अपने पास दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो sp3d2 लिख दो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण कराऊंगा इस पे वीबीटी पे, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे इन उदाहरणों को अपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, इन उदाहरणों के अंदर आपको ज्यामिति, संकरण, चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण और परचक्रण बहुलता के बारे में आपको बताना है। जैसे सबसे पहले आपको मैंने बताया कि क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो लिख लो यहाँ से भाई, पहले इसको मान लो x, ठीक है, प्लस में 6 गुणा इसमें कितना जाएगा 0 बराबर +2। तो x की ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +2, इसका मतलब निकल अपने पास कितने पे है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था पर है। और निकल आता कितने पे, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 पे आता है। तो अपने पास यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, आर्गन तक तो सेम रहेगा 3d, और उसके बाद आप लिखो 4s के अंदर 2 जाएंगे, इसके अंदर 8 आ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये? अब यहाँ पे +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ है, बाहरी उपकोष से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब अपने पास यहाँ पे बना दो इसको, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये डी उपकोष हो गया, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने इसके अंदर। और अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिगेंड क्या है, H2O है। तो एक दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, तो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के युग्म नहीं बनाने। ठीक है, नहीं बनाते नहीं, तो अपने पास अब डायरेक्ट क्या आएगा, H2O आएगा, और अपने पास इसके साथ क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक S रहेगा, ये P रहेगा, और उसके बाद अपने पास क्या जाएगा, वापस यहाँ पे अगला D आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या कौन सा है, 3D, ये 4s, ये 4p, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 4s 4p, और ये 4d।
समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से H2O आएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, ये 3 H2O आएंगे और इन्होंने P के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, और यहाँ आएंगे अपने पास और इस जगह आएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो अपने पास 6 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे। तो यहाँ से संकरण क्या बैठेगा बताओ? संकरण आएगा 1s 3p और 2d, तो sp3d2 आ जाएगा। अब इसमें बाहर ही है अपने पास क्या हुआ है, उपकोष यूज में हुआ है ना d, तो बाहर ये d उपकोष यूज में हुआ है, तो इस वजह से अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sp3d2 होगा। और कौन सा होगा भाई, ये अपने पास उपकोष जटिल रहेगा ये। अब आ जाओ यहाँ पे, संकरण तो हो गया, तो ज्यामिति तो अपने पास फिक्स है कि समन्वय संख्या 6 वालों की क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। ठीक है, तो अष्टफलकीय इसकी क्या हो जाएगी अपने पास ज्यामिति हो जाएगी। यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा। अष्टफलकीय में क्या होता है अपने पास, ये हो गया, बीच में अपने पास केंद्रीय परमाणु रहेगा, ये धातु परमाणु, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 H2O, कुछ इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो ये इसकी ज्यामिति हो गई। अब आ जाओ अपने पास ज्यामिति, संकरण हो गया, चुंबकीय गुणधर्म। तो चुंबकीय गुणधर्म आप कैसे निकालोगे भाई? इसमें देखो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, ये रहे, ये अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में कौन सी अपने पास यहाँ पे चुंबकीय आएगा, अनुचुंबकत्व। ठीक है, तो अनुचुंबकत्व गुणधर्म हो गया। उसके बाद म्यू का मान निकाल लो, √n+2। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया, 2, पुट कर दो इसके अंदर, तो 2 + 2, तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा, 2 + 2 कितना जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 8 आ रहा है, तो एग्जैक्ट इसका अगर आंसर आप देखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, और रूट अंदर कितना जाएगा अपने पास है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा √2, तो 2 × 1.414 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 8.2, तो 2.82 आ रहा है। और मैंने क्या कहा था कि म्यू का मान है, नियरली आप निकाल सकते हो, जो भी एन का मान है उसके अंदर जोड़ दो, कितने 0.75, तो ये कितना जाएगा 2.75 आ जाएगा। तो लगभग देखो इसके बराबर सा ही आ गया, 2.82, यहाँ 2.75 है, और वो हर मैग्नेट्रॉन में इसका आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और ये म्यू का मान आ गया। अब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, परचक्रण बहुलता निकाल दो। तो परचक्रण जो बहुलता है वो कैसे निकालोगे, वो आ जाएगी 2s + 1 से। ठीक है, s का एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के लिए आधा मान होता है, पर अपने पास 2 है, तो आधा और आधा कितना हो गया 1, तो s का मान 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना होता है। समझ में आ गई बात ये। इसमें देखो, यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था को x मान लो, 6 गुणा अपने पास -1 = 4, तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया, x - 6 = -4, तो x = -4 + 6 तो अपने पास ये कितनी आ रही है, +2 आ जाएगा मान। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो x का मान अपने पास यहाँ पे कितना हो गया, +2 आ गया। ठीक है, तो आयरन अपने पास +2 में, मैंगनीज आयरन आता है 26 पे, तो कितना हो जाएगा, ये आर्गन तक तो सेम, फिर आ जाएगा 3d और 4s के अंदर 2, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहाँ से चले जाएंगे। अब अपने पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे d उपकोष आ गया, और यहाँ पे अपने पास 4s है। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर देखो तो साइनाइड है Cn, और Cn अपने पास क्या होता है, एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को युग्म इलेक्ट्रॉन के बनाने हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ, इसके साथ युग्म बना दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और इसके साथ युग्म बना दो, तो D उपकोष 2 खाली हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, साइनाइड आएगा और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इनमें डालता रहेगा। ठीक है, तो अब ये साइनाइड आ गए अपने पास, और इन्होंने यहाँ आके इलेक्ट्रॉन अपने डाल दिए और उपसहसंयोजक बंध बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें संकरण कितना है, तो 2 तो अंदर वाले D आए हैं, तो D2 1s और 3p, तो यहाँ पे अपने पास संकरण होगा D2sp3, और अंदर वाला D उपकोष से काम में लिया गया है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास अंतः उपकोष जटिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। ज्यामिति तो फिक्स ही रहेगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है, ज्यामिति क्या हो जाएगी अपने पास, अष्टफलकीय। फिर उसके बाद चुंबकीय की बात करें, तो चुंबकीय यहाँ पे गुणधर्म क्या आएगा बताओ, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन तो नहीं, सारे के सारे क्या हुए, युग्म बने हुए हैं,
तो ये सारे युग्म बने हुए हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकत्व क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय गुणधर्म हो जाएगा। और म्यू का मान निकालना है, तो अंडर द रूट n+2, तो यहाँ से 0 आ जाएगा क्या मान, क्योंकि एक भी अयुग्लित नहीं है, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा 0, जिससे अपने पास म्यू का मान भी 0 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे परचक्रण अगर बहुलता निकालनी है तो आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 2s+1, s का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना आएगा +1 आएगा। भाई एक भी अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे s का मान आएगा +1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। अब इसमें आ जाओ, कोबाल्ट को मान लो यहाँ पे क्या x +6 गुणा कितना हो जाएगा 0 बराबर +3, तो x आ रहा है +3, यानी कोबाल्ट किस अवस्था में है, +3 अवस्था में। तो यहाँ से कोबाल्ट कितने पे आता है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, तो ये आता है अपने पास 27 पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आर्गन तक तो सेम, फिर अपने पास क्या आ जाएगा 3d और उसके बाद आएगा 4s। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 7 इसमें चले जाएंगे। +3 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल दो और 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये d से चला जाएगा, तो 3d6 आ रहा है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास क्या d 1 2 3 4 5 और ये अपने पास 4s खाली पड़ा है। 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे H2 है। अब H2 होता तो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, पर मैंने कहा था ना कि CO+3 कोबाल्ट +3 के केस में सभी के सभी लिगेंड क्या होते हैं, प्रबल क्षेत्र के होते हैं। तो यहाँ पे आपको युग्म बनाने हैं, तो ये वाला उठ के यहाँ युग्म बना लेगा, ये वाला उठ के यहाँ युग्म बना लेगा, तो 2 खाली हो गए और अपने पास यहाँ पे क्या होगा P भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा H2 आएगा और इनमें क्या होगा उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास संकरण क्या बैठा है बताओ, संकरण आपके पास हो गया यहाँ पे अंदर वाले 2d, तो D2sp3 आएगा। तो ये संकरण हो गया। ज्यामिति तो आपके पास वही रहनी है अष्टफल की, ठीक है, अष्टफल की हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं चुंबकीय गुणधर्म की, तो चुंबकीय गुणधर्म यहाँ पे देखो सारे के सारे युगलित इलेक्ट्रॉन है, और युगलित इलेक्ट्रॉन की स्थिति के अंदर अपने पास क्या होता है, यहाँ पे प्रतिचुंबकत्व आएगा ना, तो ये हो गया प्रतिचुंबकत्व। और यहाँ पे म्यू का मान 0 हो जाएगा और अपने पास परचक्रण बहुलता का मान +1 आएगा। कितना जाएगा +1। ये लो, ये हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, अब अपन चलते हैं चौथे यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ। अब मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ, ये आप खुद से करके आना। रुथेलियम है, रुथेलियम अपने पास क्या होता है 4d श्रेणी का एक तत्व है। तो 4d तत्व का ये जो 4d श्रेणी का जो तत्व है अपने पास, आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना। ठीक है, क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना। और उसके बाद H2O एक दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, पर 4d और 5d श्रेणी के जो तत्व क्या होते हैं अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु बनते हैं, तो वहाँ पे अपने पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन के युग्म बन जाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रबल क्षेत्र का हो चाहे वो दुर्बल क्षेत्र का हो, तो वो आप खुद से करना। ठीक है, सेम आपको ऐसे प्रोसीजर फॉलो करवाना है। तो ये हो गई VBT अपने पास समनव्य संख्या 6 के लिए। अब अपन पढ़ेंगे समनव्य संख्या 4 के लिए, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने यहाँ पे VBT पढ़ेंगे समनव्य संख्या 4 के लिए। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं किसके लिए, समनव्य संख्या 4। समनव्य संख्या 4 में अपने पास क्या होते हैं, 2 केस बैठते हैं। ठीक है, कितने केस बैठेंगे, 2। कौन कौन से, अपने पास यहाँ पे संकरण या तो हो सकता है यहाँ पे क्या DsP2 और या फिर अपने पास हो सकता है यहाँ पे क्या sp3। ठीक है, sp3 संकरण अपने पास होगा किसके लिए, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंडों के लिए, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड, इनके लिए अपने पास क्या होता है यहाँ पे sp3 संकरण बैठेगा। और प्रबल क्षेत्र के अगर लिगेंड होंगे, ठीक है, अगर प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होंगे तो उनके लिए अपने पास यहाँ पे क्या कौन सी व्यवस्था बिठाई गई है संकरण की, DsP2। और DsP2 होता है तो अपने पास यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री होगी, यानी कि जो ज्यामिति होगी, वो ज्यामिति इसकी कौन सी होगी, ज्यामिति इसकी हो जाएगी अपने पास वर्ग समतली। क्या हो जाएगा, वर्ग समतली। और यहाँ पे अपने पास अगर देखो तो sp3 का तो आपको भी पता होगा, यहाँ पे ज्यामिति कौन सी होगी बताओ, ज्यामिति हो जाएगी यहाँ पे क्या समचतुष्फल की है।
ये इसकी ज्यामिति होगी। बस हो गया आपके पास, इतना ही है। बाकी शेष नियम है वो यथावत है, जैसे आपने समनव्य संख्या 6 के लिए पढ़े थे वैसे इसमें हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये प्रबल क्षेत्र के लिगेंड आपको पता होंगे कौन से हैं। EDTA -4 हो जाएगा, और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिल, साइनाइड, ये सारे हो गए। और उसके अंदर अपने पास दुर्बल क्षेत्र वाले में H2O, Cl-, Br-, F-, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, I-। तो ये अपने पास है दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड हो गए। जैसे उदाहरण ले लो सबसे पहला यही। अब इसमें क्या है, निकल है। निकल कौन सी अवस्था में बताओ, साइनाइड के ऊपर -4 होगा, और वो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर में हो जाएगा -2, तो वो उधर जाएगा यानी +2, तो निकल आएगा +2 अवस्था में। निकल आता कितने पे अपने पास, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 पे आएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, आर्गन तक तो सेम रहेगा और उसके बाद अपने पास क्या होगा, 3D और 4s आएगा। 4s के अंदर 2 और 8 इसके अंदर, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, निकाल दो, ये हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि अपने पास ये हो गया 3D, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइनाइड है, और साइनाइड अपने पास क्या होता है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके साथ युग्म बना लेगा, तो एक D खाली रह गया, आगे आ जाएगा 4s, और उसके बाद अपने पास क्या होता है, 4p होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, साइनाइड आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसने यहाँ पे, और इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संकरण क्या है बताओ, संकरण एक तो D है, एक S और 2p, तो DsP2 हो गया ना अपने पास। और DsP2 होता है तो ज्यामिति अपने पास कौन सी हो जाएगी, ज्यामिति हो जाएगी अपने पास क्या, वर्ग समतली। जैसे ये अपने पास एक वर्ग बना लो, ठीक है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा जो कि अपने पास कौन है यहाँ पे, निकल, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएंगे साइनाइड, 4 साइनाइड है, और ये क्या करेंगे, यहाँ से इस वर्ग समतल पे क्या करेंगे, निकल को इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ गई। तो सहसंयोजक बंध उप सहसंयोजक बंध बनेगा। तो ऐसी इसकी संरचना होती है वर्ग समतली की। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये संकरण हो गया, ज्यामिति हो गई। चुंबकीय का क्या कहना है आपको, चुंबकीय गुणधर्म क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुणधर्म इसमें देखो सारे के सारे अपने पास इलेक्ट्रॉन युगलित है, तो कौन सा होगा, प्रतिचुंबकत्व होगा, ठीक है। म्यू का मान 0 होगा, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचक्रण जो बहुलता होगी उसका कितना मान हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे अपने पास इसमें देखो निकल टेट्रा कार्बोनिल, सॉरी टेट्रा क्लोराइड की पावर कितनी अपने पास यहाँ पे 2-, तो यहाँ से निकल की x मान लो ऑक्सीकरण अवस्था 4 × -1 बराबर -2, तो यहाँ से x बराबर -2 प्लस का 4, तो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो निकल +2 अवस्था में है, तो वैसे ही कर दो 28, आर्गन 3D के अंदर 8 और 4s के अंदर कितने हो जाएंगे 2, +2 का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 3D 1 2 3 4 5, ये हो गया अपने पास 4s, और ये हो जाएगा अपने पास 4p। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्लोराइड है, तो क्लोराइड है तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता है, तो अपने पास युग्म नहीं बनाने, तो डायरेक्ट क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये उपसहसंयोजक बंद बना दिया इन्होंने। तो यहाँ से संकरण क्या बैठ रहा है बताओ, संकरण यहाँ पे 1s है और 3p, तो sp3 आ जाएगा। और ज्यामिति क्या होगी बताओ, यहाँ पे ज्यामिति हो जाएगी इसमें क्या, समचतुष्फलकीय, बस ये हो गया यहाँ पे। और उसके बाद अगर म्यू का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा पहले अपन बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रकृति की। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुचुंबकत्व, ठीक है, अनुचुंबकत्व है। और म्यू का मान √n+2 से निकाल लो, और n का मान अपने पास 2 है, तो म्यू का मान नियरली कितना आएगा 2.75 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास रहेगा। और परचक्रण अगर बहुलता निकालनी है, ठीक है, अगर परचक्रण बहुलता निकालनी है तो 2s+1 से निकाल दो, s का मान 1 होगा, तो अपने पास इसका मान कितना जाएगा 2 × 1 + 1 यानी 3। तो बस ये हो गया आपके पास समनव्य संख्या 4 के लिए, ठीक है। तो 2 संकरण होते हैं, DsP2
और sp3। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो समनव्य संख्या अगर 6 होती है तब तो अष्टफलकीय ज्यामिति फिक्स है, ठीक है। परंतु अगर अपने पास समनव्य संख्या 4 होती है तो अपने पास sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। sp3 होगा तो चतुष्फलकीय, dsp2 होगा तो वर्ग समतलीय इसका ज्यामिति रहेगी। समझ में आ गई बात ये? तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की तरफ। तो ये अपने पास VBT कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो नोट कीजिए पहले इसको, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो VBT अपने पास हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का क्या कहना है। इनका कहना है कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई जो लिगेंड है आपके पास है, ठीक है, उन लिगेंड को आपको क्या करना है, बिंदु आवेश के जैसे मानना है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो ना, छोटे छोटे जो आवेश होते हैं उनको बोलते हैं बिंदु आवेश। तो लिगेंड को अपन को क्या करना है, बिंदु आवेश मानना है। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई लिगेंड एवं यहाँ पे अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु जो अपने पास होगा ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्थायित्व चाहिए दोनों को, ठीक है भाई। केंद्रीय धातु परमाणु को स्थायित्व चाहिए, लिगेंड को भी स्थायित्व चाहिए, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। और दूसरा, जब ये आकर्षित करेंगे तो जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके क्या होंगे, अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो लिगेंड के अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो युग्म होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करेंगे इसका क्या मतलब हो गया भाई, समान आवेश है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे, तो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो ये मेरे पास डी उपकोष है, तो ये डी उपकोष में क्या होता है, 500 उपकोषों की जो ऊर्जा होती है ना वो अपने पास क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। पर जैसे प्रतिकर्षण शुरू होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा अपने पास इनकी बढ़ने लगेगी, ठीक है भाई। जरूरी नहीं सभी की नहीं बढ़ेगी, 2 की या 3 की ऐसे अपने पास क्या हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, ऊर्जा असमान हो जाएगी। असमान होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, डी उपकोष जो होगा, डी उपकोषों का क्या हो जाएगा, अपने पास विपाटन हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएंगे, अपने पास अलग हो जाएंगे से। समझ में आ गई ना, अलग हो जाएंगे भाई। 2 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए, या फिर 3 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ गए। तो ऐसा हो जाएगा कि डी उपकोषों का अपने पास विपाटन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और ये जो विपाटन है अपने पास, ठीक है, ये विपाटन किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा लिगेंडों की संख्या पे, ठीक है, लिगेंडों की संख्या पे। भाई कितनी संख्या आ रही है, ज़्यादा संख्या आ गई तो अपने पास क्या होगा, ज़्यादा विपाटन होगा, कम संख्या होगी तो कम विपाटन होगा। तो ये चीज़ होगी। तो लिगेंडों का यहाँ पे क्या होगा, लिगेंडों की संख्या पर निर्भर करेगा, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। एक दंतु का है, द्विदंतु का या बहुदंतु का है, तो इस आधार पे भी क्या होगा, अपने पास जो विपाटन होगा वो निर्भर करेगा। और केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश पर, केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश पर, तो इन चीज़ों पर क्या होता है, अपने पास डी उपकोषों का विपाटन निर्भर करता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल जो फील्ड अपने पास थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये अपन को किसके लिए पढ़नी है। तो एक तो अपने पास यहाँ पे पढ़नी है अष्टफलकीय जटिलों के लिए, और एक अपने पास यहाँ पे पढ़नी है समचतुष्फलकीय जटिलों के लिए, ठीक है। तो इन 2 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और जो डी उपकोष का विपाटन है वो एक तो अष्टफलकीय सिद्धांत में देखना है और एक समचतुष्फलकीय अपने पास जटिलों के लिए देखना है। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मैं बताऊँ तो देखो, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं कि अपने पास डी उपकोष होते हैं 5, ठीक है, जिसमें से इनका नाम क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर, ये 5 अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे डी उपकोष होते हैं। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, डी एक्स वाई का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये अपने पास क्या हो गए, ये अपने पास क्या हो गया, जैसे मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ठीक है। तो अपने पास डी एक्स वाई का मतलब है कि यहाँ पे जो उपकोष होंगे ना वो क्या होंगे, एक्स और वाई एक्स के मध्य होंगे, ठीक है। और डी वाई जेड का क्या मतलब है, डी वाई जेड, ये वाई जेड, ये वाई एक्स मान लो, ये जेड एक्स है। तो अपने पास यहाँ पे जो उपकोष होगा डी, वो किसके मध्य होगा, वो होगा जेड और वाई समतल के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी एक्स जेड की, तो एक एक्स एक्स होगा, एक जेड एक्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ऐसे ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, ये हो गया डी एक्स जेड। समझ में आ गई बात ये। और डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई अपने पास है, तो इसमें क्या होता है कि इन एक्सों के ऊपर आता है ये डी उपकोष, ठीक है। तो ये डी उपकोष क्या होगा अपने पास, एक्स और वाई एक्स के ऊपर आएगा। और डी जेड स्क्वायर का क्या मतलब है कि जैसे ये मान लो मेरे पास जेड एक्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा अपने पास यहाँ पे, इसके ऊपर अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, ये उपकोष आएगा। समझ में आ गई बात ये। तो 3 उपकोष तो क्या है अपने पास है, अक्षों के मध्य हैं, और 2 उपकोष अपने पास यहाँ पे क्या है, अक्षों के ऊपर है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए भाई, ठीक है, कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये अक्षों के मध्य है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अक्षों के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो डी उपकोष के 5 उपकोषों में से 3 उपकोष क्या होते हैं, अक्षों के मध्य, और 2 उपकोष अपने पास क्या होते हैं, अक्षों के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, अष्टफलकीय जटिलों में क्या करेंगे, विपाटन पढ़ेंगे, और बाद में समचतुष्फलकीय जटिलों पे अपने पास यहाँ पे विपाटन डी उपकोष का पढ़ना है, ठीक है। तो सीएफटी समझ में आ गई ना, बस इतना ही है सीएफटी, बाद में तो बस विपाटन अपन को पढ़ना है। तो लिगेंड क्या होगा, बिंदु आवेश को मानना है, लिगेंड को बिंदु आवेश मानना है। लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे स्थायित्व के लिए। डी बाद में क्या होगा, जैसे दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो डी इलेक्ट्रॉन किसके, केंद्रीय धातु परमाणु के, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म में, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा, जिससे अपने पास डी उपकोष की समान ऊर्जा थी बाद में समान नहीं रहेगी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी उपकोषों में विपाटन शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई। विपाटन किस पर निर्भर करेगा, लिगेंड की संख्या पर, लिगेंड की प्रकृति पर, और केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब मैं पहले पढ़ाऊंगा अष्टफलकीय जटिलों का डी उपकोष का विपाटन, ठीक है। तो पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे अष्टफलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन, ठीक है। तो देखो कैसे अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इस जगह पे अपन बता रहे हैं आपको कि अष्टफलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन। देखो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, पहली बात ये, यही आपको क्या करेगी, पूरे ये अष्टफलकीय यौगिकों में डी उपकोष का अपने पास विपाटन समझाएगी। क्या बात है, ये बात ये है कि यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं ना, ठीक है, लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, अक्षों पर एक दूसरे ये क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आकर्षित अपने पास लिगेंड है वो कहाँ पर होगा, अक्षों पर आएगा। समझ में आ गई ना बात ये। जैसे कि मान लो ये अपने पास है, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो लिगेंड आएंगे ना वो क्या होंगे अपने पास, अक्षों पर एक दूसरे, मतलब ये है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु होगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक दूसरे को क्या होंगे, अक्षों पे क्या होंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टफलकीय में 6 अपने पास लिगेंड आते हैं ना, तो 6 लिगेंड इस प्रकार से कुछ आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या बात हो जाएगी अपने पास यहाँ पे ये बात अपने पास ऐसे होगी, देखो कि
लिगेंड और जब अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो एक्सोम पर करेंगे, तो इस वजह से अपने पास डी उपकोष के क्या होंगे, दो समूह तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक जिनकी ऊर्जा ज़्यादा, एक वो जिनकी ऊर्जा कम होगी। ज़्यादा ऊर्जा किसकी हो जाएगी, एक्सोम पर जो अपने पास डी उपकोष होंगे उनकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन पे आकर्षण क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो आकर्षण बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ऊर्जा किन की ज़्यादा हो जाएगी, जो एक्सोम पर होते हैं। और एक्सोम पर कौन से होते हैं, अभी बताया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास ऊर्जा कम किसकी रहेगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो दो समूह अपने पास बन गए। इनकी अपने पास क्या हो जाएगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी और इनकी अपने पास ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो अभी क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु मान लो और लिगेंड एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो ये मान लो अवस्था मैंने पहली बना दी। अब जैसे मान लो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, एक बार तो क्या होगी, सभी की एक साथ ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, सभी की क्या होगी, एक साथ ऊर्जा बढ़ेगी। ये हो गई अवस्था नंबर 2। ठीक है, अब मान लो एकदम पास में आ गए। ठीक है, लिगेंड और यहाँ पे अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो एक दूसरे के एकदम निकट आ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास डी उपकोष है वो दो भागों में बंट जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा, जिनकी ऊर्जा ऊपर है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा होगी वो ऊपर आ जाएंगे और जिनकी ऊर्जा कम होगी वो नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर कौन आ गए, ऊपर आ गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और यहाँ कौन रहेगा, यहाँ रहेगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब बीच में से मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है ना वो ऊपर चले गए। ठीक है, कितने ऊपर चले गए, ये चले गए 0.6 गुणा किसका, डेल्टा नोड। डेल्टा नोड क्या अभी बताएंगे। और ये जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, अपने पास 0.4 गुणा क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे डेल्टा नोड, और माइनस लगा देंगे क्योंकि नीचे आए हैं। ऊपर गए तो प्लस, नीचे आ गए तो अपने पास क्या हो जाएगा, -4। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एकदम मध्य में से क्या हो जाएगा, अपने पास जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे 0.6 गुणा डेल्टा नोड ऊपर आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 0.4 गुणा डेल्टा नोड नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वालों को बोलते हैं ईजी उपकोष और नीचे वालों को बोलते हैं T2G उपकोष बोलते हैं। समझ में आ गई, ये बस ऐसे नामकरण दिया और कुछ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं, तो मान के चलो अपने पास यहाँ पे क्या है कि D6 है। क्या है अपने पास, D6। तो D6 है तो इसके अंदर अपने पास D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, पहले तो 5 और ये 6, ऐसे इसमें आ जाएगा अपने पास ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको कैसे भरने, पहले मैं बताऊँ। देखो डेल्टा नोड अपने पास क्या है, डेल्टा नोड अपने पास है यहाँ पे अष्टफलकीय जटिलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, डेल्टा और ओ है वैसे तो ये, पर बोलते हैं नोड ही है इसको। ओ का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय। समझ में आ गई। तो अष्टफलकीय जटिलों की क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं इसको, डेल्टा नोड को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात ये कि जब भी क्या होता है, डी उपकोष है अपने पास, तो डी उपकोष में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, जब छठा इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसको यहाँ पे युगलित करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, युगलित ऊर्जा बोलते हैं, जिसको अपन पी से दर्शाते हैं जी। इसको अपन क्या बोलते हैं, युगलित ऊर्जा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को युगलित करने में लगी ऊर्जा को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपने पास क्या होगा, डेल्टा नोड का मान क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाए भाई, देखो डेल्टा नोड का मान ज़्यादा, यानी कि अष्टफलकीय जटिलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मान लो क्या ज़्यादा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को युगलित करने में जो लगी ऊर्जा होगी वो मान लो क्या है, कम है। ठीक है, तब क्या होगा, तब अपने पास क्या होगा, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा पहले क्या होती है, निम्न ऊर्जा स्तर में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कहाँ भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, अब चौथा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो उसको यहीं पर ही क्या होना पड़ेगा, युगलित होना पड़ेगा, यानी युग्म बनाना पड़ेगा, और या तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये बात निर्भर करेगी यहाँ से। अब डेल्टा नोड का मान ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो उसको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी,
समझ में आ गई ना बात। ये भाई ये टोटल कितना है 0. ये हो गया 0.6 0.4, तो दोनों मिला दो, यहाँ पे एक आ रहा है ना, यानी डेल्टा नोड है, ये जो गैप है वो डेल्टा नोड है। तो डेल्टा नोड मान लो ज़्यादा मान हो गया और पी का मान लो कि अपने पास कम है। तो पी का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय क्या होगा, यहीं पर ही क्या हो जाएगा अपने पास पेयर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही उसके युग्म बन जाएंगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो यहीं अगर युग्म बन गए अपने पास, अगर इसी जगह पे ही युग्म बन गए तो ऊपर वाले 2 डी उपकोष खाली रह गए, तो संकरण क्या हो जाएगा अपने पास D2sp3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अष्टफलकीय यौगिक बनेगा। समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर आप बात करो यहाँ पे बात करो तो इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, सब अपने पास क्या युगलित है। ठीक है, तो सब अपने पास युगलित इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी चुंबकीय गुणधर्म हो जाएगा। फिर म्यू का मान अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, और एस का जो अपने पास यहाँ पे प्रचक्रण जो बहुलता होगी, तो बहुलता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। अब इसका अगर विन्यास लिखो आप, ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो आपको क्या दिखेगा कि Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो डेल्टा नोड का मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है आपके पास देखो 0.6 गुणा n, यानी n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अंदर, Eg के अंदर। ठीक है, माइनस अपने पास यहाँ पे कितना है 0.4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा n डैश, यानी ये अपने पास T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और बाहर क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा नोड। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या करनी है, डेल्टा नोड यानी कि अष्टफलकीय जटिलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आपको ऐसे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0.6 Neg के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4 इंटू n डैश T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा नोड, तो इस जगह क्या आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2.4 डेल्टा नोड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल क्षेत्र ये अपने पास विपाटन ऊर्जा आएगी वो माइनस का 2.4 डेल्टा नोड आएगी। ठीक है, परंतु साथ में आपको क्या करना होता है, प्लस, क्योंकि कुल ऊर्जा निकालनी होती है अपन को। तो इतना तो आ गया अपने पास, प्लस में क्या करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन का अपने पास युग्म बनाए उसकी युग्मित जो ऊर्जा होगी ना, युगलित ऊर्जा, उसको भी साथ में जोड़ना है। एक इलेक्ट्रॉन को युग्म करने में P ऊर्जा लगती है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को कितनी हो जाएगी, 3P हो जाएगी, तो प्लस 3P आप यहाँ पे लगा दोगे। समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है अपने पास, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गया, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पे इसको अपन बोल देंगे निम्न परचक्रण। समझ में आ गई बात ये, इसको अपन क्या बोल देंगे, निम्न परचक्रण बोल देंगे। समझ में आ गई ना बात ये, निम्न परचक्रण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं सेम ही अगर केस होता, अगर सेम ही मैं केस लेता, ठीक है, पहले आप है ना वो इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर ऐसा होता कि डेल्टा नोड का मान तो कम होता और यहाँ पे P का मान ज़्यादा होता, यानी युग्म बनाने के लिए क्या होती, ज़्यादा ऊर्जा लगती, तब अपने पास क्या होता, देखो यहाँ पे अपने पास D 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तक सेम रहेगा। इस जगह पे थोड़ा कंफ्यूजिंग आप करोगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, देखो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब चौथा इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे युग्म बनाना पड़ता है या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब क्या है अपने पास, डेल्टा नोड का मान अपने पास कम है, जबकि क्या है कि युग्म बनाने में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ज़्यादा ऊर्जा थोड़ी लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ में आ गई बात ये, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास। अब वापस क्या होगा, छठा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो अपने पास यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टा नोड जब अपने पास क्या होता है, यहाँ पे लेस देन P होता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा नोड का मान कम होता है और P का ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नीचे यहाँ पे पैर होने के बजाय ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब ऊपर चले गए यहाँ पे, तो D ऊपर वाले भर गए, तो अपने पास क्या होगा, अब अगले वाला जो होगा ना D, बाहर वाला D, वो यूज में होगा। तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा इस बार sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वही है, अष्टफलकीय ही रहेगा और
बाकी म्यू का मान है वो अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन 4 है अपने पास, 4 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में क्या होता है अपने पास अनुचुंबकत्व आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकत्व। और म्यू का मान अगर यहाँ से आप निकालो तो क्या हो जाएगा, 4 अपने पास क्या है अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू का मान 4.75 है, बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। और अगर बहुलता निकालो आप यहाँ पे तो परचक्रण बहुलता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो एस का मान 2 होगा, तो 2 गुणा 2 4 और प्लस 1 5, तो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे विन्यास कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा बताओ है। Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने विन्यास कर दिया। विन्यास के बाद आप निकाल दो डेल्टा नोड। डेल्टा नोड कैसे निकालोगे, 0.6 गुणा Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो गुणा 2, माइनस क्या हो जाएगा 0.4, और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G के अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, और बाहर क्या जाएगा डेल्टा नोड। तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास है, ये आ रहा है 1.2, माइनस कितना आ रहा है 1 पॉइंट अपने पास यहाँ हो रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप घटा दो तो ये आएगा आपके पास 0.4 डेल्टा नोड आएगा। ठीक है, और प्लस में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्म बनाया है, तो प्लस अपने पास क्या हो जाएगी P, ये इसके डेल्टा नोड का मान हो गया। समझ में आ गई। और इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इसको बोलते हैं उच्च परचक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उच्च परचक्रण। ये चीज होगी, तो पहले ये आप नोट करो, उसके बाद है वो अपन आगे देखते हैं। समचतुष्फलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे चतुष्फलकीय जटिलों में, चतुष्फलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन। ठीक है, डी उपकोष का विपाटन, तो ये चीज अपन को भी यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये समचतुष्फलकीय बोले या चतुष्फलकीय, तो अपने पास कुछ भी बोले यार। ठीक है, जी फिसल रही है, अभी रात का टाइम है, लगभग 4 बज रहे हैं अभी। देखो, चतुष्फलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लिगेंड और अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को अक्षों के मध्य क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अक्षों के मध्य आकर्षण चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अक्षों के मध्य आकर्षण चलेगा, तो इस बार फिर से क्या हो जाएगा अपने पास, डी उपकोष के 2 यहाँ पे सेट तैयार होंगे। एक में क्या आएगा, जो अक्षों के मध्य होंगे उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अक्षों के मध्य कौन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये अपने पास क्या होते हैं ऊर्जा, ये अपने पास क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये अक्षों के ऊपर होते हैं। ठीक है, परंतु इस बार आकर्षण चल रहा है अक्षों के मध्य, तो इन पे ऊपर ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण पड़ेगा, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, ये 5 अपने पास मान लो यहाँ पे क्या हो गई, डी उपकोष हो गए। ये अवस्था पहली है, जब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत अपने पास क्या होगा, 500 की ऊर्जा पहले एक साथ बढ़ेगी। ठीक है, ये अवस्था मान लो दूसरी है। फिर अपने पास क्या होगा, जब एकदम पास में आ जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी, इनके 2 सेट तैयार हो जाएंगे, 3 तो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच में से आप इसको काट दो तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर चला जाएगा कौन, 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि जो ये 3 उपकोष होंगे वो क्या होंगे, 0.4 गुना डेल्टा टी ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 0.6 गुना क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ये नीचे आ जाएंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे अपने। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एकदम मध्य में से क्या हो जाएंगे, 0.4 गुना डेल्टा टी ऊपर आएंगे, और ये क्या होंगे, 0.6 गुना डेल्टा टी नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है।
अब इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं ई, और इनको बोलते हैं अपने पास क्या, T2। तो ऐसे अपने पास क्या होगा भाई, ये अपने पास होगा ई और वो अपने पास क्या होगा T2। ठीक है, इनके नाम हो गए ये, तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे मान लो मेरे पास D5 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या करना है आपको कि डेल्टा, ये जो टी है, ठीक है, डेल्टा टी को अपन क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले। डेल्टा टी को बोलते हैं चतुष्फलकीय, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। समझ में आ गई। तो अगर ये डेल्टा टी का मान अपने पास क्या है, कम है, और यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि युग्म बनाने की जो ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन की, वो मान लो ज़्यादा है, तो क्या होगा अपने पास, 5 इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ पे, पहला 1 2, फिर अपने पास क्या हो जाएगा 3 4 और 5। समझ में आ गई ना भाई बात ये। तो ऐसे अपने पास हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्यों गए, क्योंकि पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे युग्म बनाता तो ज़्यादा ऊर्जा लग जाती। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से इसका विन्यास क्या बनेगा, विन्यास अपने पास क्या बनेगा भाई, T2 के अंदर अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन, ई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई। और यहाँ से अगर डेल्टा टी का मान आपको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 0.4, ठीक है, एन किसके अंदर, डेल्टा टी के अंदर, माइनस अपने पास 0.6 एन डेस किसके अंदर, ई के अंदर। ठीक है, और बाहर लगा दोगे डेल्टा टी। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो वैल्यू पुट करो 0.4 गुणा एन डेल्टा टी। अब एन, अच्छा डेल्टा टी लगा दिया गया, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी नहीं आएगा बड़ो, यहाँ पे आएगा अपने पास, अच्छा यहाँ तो डेल्टा टी है ना, ई और T2, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 0.4 एन, और ये हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ 0.4 और एन यहाँ पे T2 होगा। T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, माइनस का 0.6 एन डेस ई। ठीक है, यानी कि अपने पास ई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और बाहर अपने पास क्या लग जाएगा, डेल्टा टी लग जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कितना, 1.2, और उसमें भी कितना रहा है 1.2, तो कितना रहा है ये 0। क्या बात है, डेल्टा टी का मान यहाँ कितना हो गया अपने पास, 0 आ रहा है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ है, यानी कि इनको ऊपर जाने के लिए क्या होगा अपने पास, 0 ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यानी ऊर्जा इनको चाहिए ही नहीं। तो ये चीज़ है, तो आराम से क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ भाग जाएंगे। तो ये चीज़ है, पहले तो यहाँ आएंगे, ऐसे नहीं है ये भी ऊपर चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, पहले तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे, बाद में देखा जाएगा वो तो। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो संकरण क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे, संकरण अपने पास यहाँ पे क्या होगा, संकरण हो जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या, sp3। ठीक है, क्योंकि चतुष्फलकीय है ना अपने पास है, और सम चतुष्फलकीय इसकी क्या है, ज्यामिति है, तो इसलिए sp3 इसका संकरण हो गया। बस ऐसे आपको क्या करना है, चतुष्फलकीय जटिलों में डी उपकोष का विपाटन कराना है। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया अपने पास क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं समाव्यता। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों में समाव्यता। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे क्या पढ़नी है, समाव्यता पढ़नी है, और वो भी एक खास प्रकार की समाव्यता जो किस में पाई जाती है, उप सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। समझ में आ गई बात ये। देखो समाव्यता क्या होती है, समाव्यता का मतलब होता है कि मान लो 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक, ऐसे, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अपने पास क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, समान होता है। आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा, परंतु अपने पास क्या होता है, जिनकी भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास असमान होते हैं। तो उनको अपन एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं, और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, समाव्यता बोलते हैं। अब अपने को पता है कि समाव्यता होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, समाव्यता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने पास क्या, संरचनात्मक समाव्यता, संरचनात्मक समाव्यता, और एक अपने पास क्या होती है, त्रिविम समाव्यता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो संरचनात्मक समाव्यता में क्या होता है, वही है,
आणविक सूत्र समान होंगे, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म असमान होंगे, पर यहाँ पे क्या होती है, संरचनात्मक समझौता में संरचना क्या हो जाती है, यौगिकों की अलग अलग हो जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, संरचना तो समान रहती है, संरचना क्या होती है यहाँ पे समान होती है, परंतु अपने पास यहाँ पे क्या होता है, जो त्रिविम के अंदर, त्रिविम में परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, व्यवस्था होती है ना, वो असमान हो जाती है, तो बस उसको अपन क्या बोल देते हैं, त्रिविम समझौता बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है कि मान लो ये है कि ए बी सी डी, और मान लो इसको मैंने ऐसे बना दिया कि ए से बी, बी से डी, डी से सी बना दिया। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि ए से बी जुड़ा है, ए से बी जुड़ा है, बी से सी जुड़ा है, पर यहाँ बी से डी जुड़ा है, और सी से डी जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, डी से सी जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हुई, संरचना अलग अलग हो गई। तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, अपने पास संरचनात्मक क्या हो गए, समावेशी हो गए। समझ में आ गई ना बात ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि ये बी सी है, ये ए, ये डी, और यहाँ मान लो मैं ऐसे लिख देता ये बी सी, ये डी, और ये ए। अब ये देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ पर भी क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास संरचना तो समान है, पर परमाणुओं की देखो यहाँ पे त्रिविम में, 3D में अंदर यहाँ पे क्या हो गई, इनकी जो व्यवस्था है परमाणुओं की वो अलग अलग हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है, तो ये संरचनात्मक समझौता होती है, ये त्रिविम समझौता होती है। अब अपने पास संरचनात्मक समझौता आपके पास यहाँ सिलेबस में 4 प्रकार की है। कौन सी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कौन सी है, आयनन समझौता है। कौन सी, आयनन समझौता। ठीक है, तो आयनन समझौता है। दूसरा आपके पास यहाँ पे है हाइड्रेट समझौता। ठीक है, क्या है, हाइड्रेट समझौता। और तीसरी आपके पास यहाँ पे कौन सी रहेगी, तीसरी आपके पास यहाँ पे रहती है बंधन समझौता। क्या रहेगी, बंधन समझौता। और एक आपके पास यहाँ पे कौन सी रहती है, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक समझौता। तो ये आपके पास क्या है, 4 प्रकार की समझौता संरचनात्मक आपके सिलेबस में है। आयनन समझौता, हाइड्रेट समझौता, बंधन समझौता और उपसहसंयोजक समझौता, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, और त्रिविम समझौता 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है, एक तो है ज्यामिति समझौता। ठीक है, ज्यामिति समझौता, और एक आपके पास है यहाँ पे कौन सी, प्रकाशीय समझौता। तो ये आपके पास क्या है, 2 प्रकार की समझौता दे रखी है त्रिविम में, अपन को सारी पढ़नी है, ये चारों भी, और ज्यामिति भी और प्रकाशीय समझौता भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयनन समझौता की, तो क्या होती है, देखो अपने पास सरल आयन होंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो दर्शक आयन होंगे, और ये क्या होगा, अपने पास जटिल आयन होगा। अगर जटिल आयन और अपने पास यहाँ पे जो दर्शक आयन है, ठीक है, इनको अगर अपन एक्सचेंज कर दें, ठीक है, बदल दें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनन समझौता हो जाएगी। समझ में आ गई ना। आयनन समझौता का क्या मतलब है, सरल आयन और जटिल आयन के बीच में क्या कर देना, आयनों का बदलाव कर देना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, आयनन समझौता बोलते हैं। देखो संरचना अलग अलग हो जाएगी, संरचना अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या होगा, ये संरचना बनाता है ना यहाँ पे, तो संरचना तो अलग अलग हो जाएगी इनमें, परंतु यहाँ पे परिवर्तन किस में आएगा, परिवर्तन अपने पास किस में आएगा, यहाँ पे संरचना में परिवर्तन आएगा, और समान क्या रहेगा, आणविक सूत्र रहेगा। क्या अभी भी इसमें अंदर सल्फेट एक है, हाँ अभी भी सल्फेट एक है, 2 ब्रोमीन है, अभी भी 2 ब्रोमीन है, यानी संरचनात्मक यहाँ पे क्या होगा, अपने पास है परिवर्तन होगा, आणविक सूत्र तो समान है। तो संरचना परिवर्तन होगी तो संरचनात्मक समझौता हो गया। और आयनन समझौता का क्या मतलब हो गया, कि सरल आयन और जटिल आयन के बीच में आयनों का बदलाव कर दो, बस हो गया। यहाँ Br2SO4 था, यहाँ SO4Br2 हो गया, बस ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आयनन समव्ययी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद आती है हाइड्रेट समझौता। हाइड्रेट समझौता कब बनती है, जब अपने पास क्या होता है, यहाँ पे जो जल के अणु होते हैं, ठीक है, जो अपने पास क्या होते हैं, जल के अणु होते हैं, वो अपने पास क्या होते हैं, क्रिस्टलीय जो जल होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे, क्रिस्टलीय जल में चले जाएंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिखा CrCl3 और 6H2O लिखे, तो इनको मान लो मैंने पहले तो ऐसे लिख दिया कि Cr 6 के 6H2O अपने पास अंदर और 3 क्लोरीन बाहर।
दूसरा मैंने ऐसे लिखा कि Cr, एक क्लोरीन को मैं अंदर लेके आ गया और H2O 5 यहाँ पे रख दिए, 5 H2O और एक क्लोरीन अंदर दे दी तो बाहर क्लोरीन बची 2 और डॉट क्या हो जाएगा 1 H2O। और अगर यहाँ बात करूँ तो Cr H2O मान लो मैंने 4 कर दिए, एक क्लोरीन और अंदर ले ली तो Cl2 और एक क्लोरीन, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 H2O। तो अपने पास जो क्रिस्टलीय जल है इसमें तो कुछ भी नहीं है क्रिस्टलीय जल, इसमें एक क्रिस्टलीय जल हो गया और यहाँ पे क्या है 2 क्रिस्टलीय जल के अणु आपके पास है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय जल के अणु अगर आपके पास क्या होते हैं 2 के अंदर या 2 से ज़्यादा के अंदर आपको क्या होते हैं क्रिस्टलीय जल अगर अलग अलग दिखता है तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे हाइड्रेट समावयवी होंगे। ठीक है, अभी भी देख लो इन सब का क्या है सूत्र, तो अभी अपने पास Cr Cl3 6 H2O ही है, बस फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क आ रहा है क्रिस्टलीय जल के अणुओं में, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2। तो अगर जल के अणु अपने पास अलग अलग रहें, ठीक है, क्रिस्टलीय जल में, तो उसको अपना हाइड्रेट समावयवता बोलेंगे। समझ में आ गई। फिर आ जाओ तीसरे पे, बंधन समावयवता। बंधन समावयवता कब उत्पन्न होती है, ये होती है अपने पास जब आपके पास लिगेंड कैसा होता है उभयदंतुक होता है। ठीक है, कैसा लिगेंड होता है उभयदंतुक लिगेंड होता है। जैसे कि अपने पास मैंने बताया था साइनाइड होता है Cn, आइसोसाइनाइड होता है Nc, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है। क्या दोनों का आणविक सूत्र तो समान ही है, इसका भी क्या होगा Cn, इसमें भी क्या है Cn है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर देखो जैसे Cr H2O5 Cn और Cl2 और इसके अंदर Cr H2O होल 5 है Nc Cl2। देखो दोनों का आणविक सूत्र तो समान है पर संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या कर रहे हैं उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन बना रहे हैं, तो Cn और Nc। तो अगर अपने पास क्या होता है यहाँ पे उभयदंतुक के अगर अपने पास क्या होते हैं लिगेंड होते हैं तो उनकी उपस्थिति में जो अपने पास समावयवता पैदा होती है वो कौन सी होगी, बंधन समावयवता पैदा होगी। यानी अलग अलग बंध हो गया, वहाँ कार्बन बना रहा है, नीचे वाले में नाइट्रोजन बना रहा है, तो ये हो गया बंधन समावयवता। उपसहसंयोजक समावयवता ये सबसे आसान समावयवता है। इसमें क्या होता है अपने पास कि धनाइन एवं ऋणाइन दोनों के दोनों अपने पास कैसे होंगे, अपने पास समनव्य मंडल में होंगे। समझ में आ गई ना बात, ये धनाइन और ऋणाइन दोनों ही अपने पास समनव्य मंडल में होंगे। ठीक है, अब आप क्या करो दोनों ही जब समनव्य मंडल में होंगे, जैसे इसमें देखो ये भी क्या है धनाइन है, ये ऋणाइन है, तो धनाइन और ऋणाइन दोनों ही क्या है समनव्य मंडल में। भाई पहले धनाइन लिखते हैं बाद में ऋणाइन लिखते हैं ना, तो दोनों ही धनाइन और ऋणाइन कैसे अपने पास यहाँ पे कैसे है समनव्य मंडल के अंदर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस लिगेंड को या फिर केंद्रीय धातु परमाणु को यहाँ पे एक्सचेंज करते रहो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे उपसहसंयोजक समावयवी बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये, जैसे मान लो CO NH3 6 है और यहाँ Cr Cn 6 है। अब मैंने मान लो ये क्या है कि यहाँ से मान लो इसको पलट दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो यहाँ पे कि ये क्रोमियम है तो क्रोमियम के साथ मान लो ये 6 NH3 वहाँ पे भेज दिए, या फिर मान लो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया कि CO और Cr को बदल दिया इससे। ठीक है, तो चाहे केंद्रीय धातु परमाणुओं को बदलते रहो चाहे लिगेंड को बदलते रहो, आपके पास कौन से समावयवी आ जाएंगे, यहाँ पे उपसहसंयोजक समावयवी आएंगे। जैसे कि मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, जैसे CO H2O यहाँ पे H2O क्या यहाँ पे CO और NH3 मान लो मैंने यहाँ पे कितने कर दिए 5 कर दिए और एक साइनाइड में यहाँ लेके आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया CO और NH3 यहाँ 5 कर दिए, Cn 5 कर दिए और NH3 एक यहाँ लेके आ गया। तो बस आपको क्या करना है लिगेंड बदलते रहो। ठीक है, लिगेंड बदलते रहो, बस एक बात का ध्यान रखना कि दोनों पे अपने पास आवेश है वो प्लस माइनस, इस पे प्लस आना चाहिए इस पे माइनस आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें 0 आ गया इसमें 0 आ गया, वो तो संभव ही नहीं होगा। ठीक है, वैसा तो कोई अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक स्थायी रहेगा ही नहीं, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आप है वो लिगेंड को बदलते रहो, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिकों को बदलते रहो, आपके पास अलग अलग उपसहसंयोजक समावयवी बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये, तो बस ये अपने पास हो गया। तो आयनन समावयवता में आयनों का बदलाव करना है किसके बीच में, सरल आयन या फिर जो दर्शक आयन है उसका, और समनव्य जो अपने पास था मंडल उनके बीच में क्या करना है, बस आयनों का बदलाव करना है। हाइड्रेट में क्या होगा, ठीक है, हाइड्रेट में अपने पास क्या होगा, भिन्न भिन्न अपने पास क्या होंगे क्रिस्टलीय जल के अणु आपको यहाँ पे दिखेंगे। बंधन समावयवता होगी उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति में, और उपसहसंयोजक अपने पास समावयवता में क्या होगा धनाइन ऋणाइन दोनों ही क्या होंगे समनव्य मंडल में, और दोनों समनव्य मंडल हो गए, बस आप लिगेंड का या फिर ये अपने पास जो होते हैं
केंद्रीय धातु परमाणु का एक्सचेंज कराते रहो, बदलाव करते रहो, आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या बन जाएंगे, उप सहसंयोजक यहाँ पे समावयवता आपको या फिर समावयवी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अपन पढ़ते हैं त्रिविम समावयवता में ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता को पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, इसमें अलग अलग केस लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया कि जिसकी समनव्य संख्या अपने पास क्या होगी, 4 होगी, और ज्यामिति कैसी हो उसकी, चतुष्फलकीय हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर समनव्य संख्या 4 हो और चतुष्फलकीय अगर उसकी ज्यामिति हो तो वो अपने पास यहाँ पे ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। ठीक है, ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है, ये हो गया मेरे पास बी, ये सी हो गया, और ये मान लो मेरे पास डी है, और ये ई है। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं पूछूं कि ए और सी के मध्य मान लो यहाँ पे एक्स दूरी है, ठीक है, और इस जगह पे मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा बदलाव किया मान लो। ठीक है, ये बी हो गया, और इस जगह मान लो ई है, और ये मान लो डी हो गया, और यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया। तो अभी भी इसके बीच में देखो दूरी कितनी, मान लो ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि एक्स और वाई दोनों क्या है अपने पास है, बराबर है। तो ये दूरी जो अपने पास है, ठीक है, आकाशमय जो दूरी है वो अपने पास यहाँ पे क्या है, बराबर होगी। तो इस वजह से अपने पास क्या होता है, यहाँ पे समनव्य संख्या 4 और ज्यामिति अगर चतुष्फलकीय है तो वो अपने पास यहाँ पे ज्यामिति समावयवता को नहीं दर्शाते। अगर ज्यामिति अलग हो जाती है अपने पास, ठीक है, अगर ये दूरियां अपने पास बराबर नहीं होती तब अपने पास हम बोल सकते थे कि इसकी ज्यामिति अपने पास समावयवता ये दर्शाएगा, परंतु ये ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता क्योंकि यहाँ x बराबर क्या होता है, y होता है। समझ में आ गई बात ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, समनव्य संख्या 4 की बात कर लूं, परंतु यहाँ पे ज्यामिति कैसी हो, वर्ग समतलीय हो। जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई धातु है, ठीक है, केंद्रीय धातु हो गई, ये ए मान लो, और ये मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ बी है, और यहाँ पे मान लो ये अपने पास ए है और ये बी है। और दूसरा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका, मतलब ये चेंज कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर लूँ परमाणुओं की व्यवस्था को, तो ये मान लो ए बी, और यहाँ मान लो मैंने कर दिया बी, यहाँ मैंने कर दिया ए। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूरी या फिर बंद कोण आप यहाँ पे क्या देखोगे, अलग अलग देखोगे। देखो वैसे अगर मैं बात करूँ तो बी और सी के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट क्या होगा, यहाँ पे कोण होगा, और यहाँ पर भी क्या है, कोण 109 डिग्री और 28 मिनट है। तो कोण भी समान है, दूरी भी समान है, तो इस वजह से अपने पास ज्यामितीय समावयवता ये चतुष्फलकीय वाले नहीं दर्शाते हैं। पर वर्ग समतलीय की अगर बात करो तो समान परमाणुओं के मध्य यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, और यहाँ पे समान के बीच में कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण यहाँ पे देखो अपने पास अलग अलग हो गया, तो ज्यामिति अपने पास अलग अलग आ गई ना। तो इस वजह से क्या होता है, वर्ग समतलीय जो होते हैं वो अपने पास है यहाँ पे ज्यामितीय समावयवता को दर्शाएंगे, अलग अलग ज्यामिति मिल रही है आपको। समझ में आ गई बात ये। तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे कि यदि समान लिगेंड के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे, उसे बोल दोगे आप यहाँ पे समपक्ष। क्या बोलोगे, समपक्ष बोल दोगे। और अगर अपने पास यहाँ पे दो समान लिगेंड के मध्य 180 डिग्री का कोण हो, ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, उसे बोल दोगे विपक्ष। समझ में आ गई ना बात ये, उसको आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे विपक्ष बोल दोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर समान परमाणुओं के मध्य कोण कितना हो, 90 हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, समपक्ष। और समान अगर अपने पास लिगेंड के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो वो हो जाएगा अपने पास विपक्ष हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसा आपको यहाँ पे करना है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे ले हम A2
बी सी। ठीक है, क्या लेता हूँ, एम ए टू बी सी अगर मैं ले तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये अपने पास धातु परमाणु हो गया, ये ए, ये बी, ये ए और ये सी, ऐसा लिख लिया मान लो मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। समान परमाणुओं को एक तरफ मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ज्यामिति में एक ही परमाणु से एक तरफ अपने पास समान परमाणु नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया एम, और अब मैंने इसकी परमाणुओं की व्यवस्था मान लो यहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ सी कर दिया और यहाँ ए कर दिया। अब इस जगह समान परमाणुओं के मध्य अपने पास कोण कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया अपने पास समपक्ष। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कितना है, 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास विपक्ष हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मान लो मेरे पास दे दिया एम ए बी सी डी, ठीक है, अलग अलग परमाणु दे दिए। तो अलग अलग परमाणु अगर आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे मान लो ये एम हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, दो से ज़्यादा यहाँ पे क्या बनेंगे, ज्यामितीय समावेवी बनेंगे, और वहाँ पे समपक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। जिस यौगिक के अपने पास दो ज्यामितीय समावेवी होते हैं ना, ठीक है, दो ज्यामितीय समावेवी होते हैं, तब अपने पास यहाँ पे किसकी बात होती है, समपक्ष विपक्ष की होती है। पर यहाँ पे क्या होता है, ये दो से ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ समपक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक परमाणु को तो आप यहाँ पे स्थिर रख लो, एक परमाणु को, ठीक है, और अब इन तीनों को क्या करो, आप ऐसे घुमाते जाओ। तो ये एम हो गया, एक की तो स्थिति अपन को क्या करनी है, यहाँ स्थिर रखनी है, बाकी को आप घुमा दो। डी को ऊपर लेके जाओ, ए को यहाँ नीचे आ जाएगा और बी यहाँ आ गया। अब एक बार वापस फ्लिप करा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है, ये बी वहाँ चला जाएगा, डी यहाँ आएगा और ए यहाँ आ गया। अब वापस अगर फ्लिप कर दिया तो वापस पहले वाली आ जाएगी, यानी यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तीन समावेवी इसके संभव है। तो तीन क्या हो गए यहाँ पे अपने पास, ज्यामितीय समावेवी हो गए। समझ में आ गई बात ये। अगर आपको ऐसा मिलता है एम ए बी होल ट्वाइस, ठीक है, अगर ऐसा आपको मिले, अब ए बी होल ट्वाइस का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब अपने पास यहाँ पे क्या होगा, देखो, इसका मतलब होगा अपने पास बाई दंतुक जो अपने पास लिगेंड थे, ठीक है, वो हो जाएंगे द्विदंतुक लिगेंड। जैसे ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे ये ए बी हो गया और ये ए बी हो गया, और ये अपने पास कैसे हो जाएंगे, ऐसे अपन को इनको दर्शाना है। समझ में आ गया ना। ए बी होल ट्वाइस का क्या मतलब होगा, ए बी अपने पास द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है, यानी दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पास जो अपने पास इलेक्ट्रॉन के युग्म है वो दे रहे हैं। तो इसको ऐसे दर्शाना है। एक इसका कैसे संभव हो सकता है, ये एम ए बी को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, परंतु यहाँ पे आप चेंज किसको कर दो, बी ए को ऐसे चेंज कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ समान के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो ये समपक्ष हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, समान के बीच में 180 है तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। तो ऐसे बात करनी होती है अपने पास समावेवी, ये ज्यामितीय समावेवी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समचतुष्फलकीय में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ज्यामितीय समावेवता नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है। समनव्य संख्या 4 और वर्ग समतलीय होता है तब अपने पास यहाँ पे क्या होता है, ज्यामितीय समावेवता देखने को मिलती है, ठीक है। और कैसे अपने को दिखती है वो मैंने बता दिया। समान परमाणुओं के मध्य अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो समपक्ष नाम लिखना है, और 180 होता है तो विपक्ष नाम लिखना है। और एक दो से अधिक अपने पास अगर ज्यामितीय समावेवी बन रहे हैं तो उसमें समपक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब अपने बात करेंगे समनव्य संख्या 6 के बारे में, यानी अष्टफलकीय जटिलों के अंदर अपने पास ज्यामितीय समावेवियों की कैसे बात होगी वो अपन बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जिसमें समनव्य संख्या कितनी होती है, अपने पास 6 होती, ठीक है। तो केस नंबर 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अपने पास क्या हो, समनव्य संख्या 6 हो, ठीक है। समनव्य संख्या 6 होगी तो अष्टफलकीय अपने पास ज्यामिति आएगी, ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अपने पास क्या होगा, ये ए है, जैसे मान लो अपने पास कोई धातु हो गई, ठीक है, और इस धातु से क्या होंगे अपने पास 4 बंध तो ऐसे रहेंगे, ठीक है, इस वर्ग समतल में, एक समतल के ऊपर एक समतल के नीचे। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे सब जगह पे क्या कर दूं, अगर ए ऐसे मैं अगर लगा दूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं कौन सा प्रकार ले लूं, A6 का प्रकार ले लूं, तो ये ज्यामितीय समावेवता दिखाएगा क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाएगा। ये ए इसमें मध्य 90 डिग्री कोण हो गया। मान लो अब इसको चेंज भी कर दोगे तो सब जगह ए ही है, तो आपको कोई नई ज्यामिति मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी।
इसका मतलब ये अपने पास यहाँ पे, इसका मतलब ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पे ज्यामितीय समायोजकता को नहीं दर्शाएगा। और अगर मैं ये ले लेता हूँ A5B, ठीक है, यानी ए को हटा के कहीं पे बी लगा दो, ठीक है, तो भी अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी नई ज्यामिति बन जाएगी, इसको उठा के यहाँ रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के यहाँ रख दो, क्या दिक्कत है, हैं? और रहेगा तो बंद किसका, एम में, और बी का ही रहेगा ना बंद। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ए बी के मध्य कितना कोण रहेगा, 90 ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ पे बी है, ठीक है, और इन बंद कोण के बीच में अपने पास कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अब कहीं पर भी रख दो 90 90 90 90 रहेगा, यानी यहाँ पर भी कोई नई ज्यामिति नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर भी ये अपने पास ज्यामिति समायोजकता आपके नहीं दिखाई जा सकती। समझ में आ गई बात ये। तो कहाँ से शुरू करें, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो MA4B2, ठीक है, MA4B2 यानी 4A और 2 क्या हो जाए, अगर अपने पास B हो जाए तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये दिखा सकते हो। जैसे कि मान लो अपने पास यहाँ पे मान लो मैंने B रख दिया, ठीक है, और इस जगह पे भी मान लो मैंने क्या कर दिया, B रख दिया। तो यहाँ पे एक बंद कोण कितना होगा अपने पास, 90 डिग्री का को, समझ में आ गई, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, समपक्ष हो जाएगा। और अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता, ठीक है, अगर मैंने B और B ऐसे लगा दिया तो क्या होगा अपने पास, समान जो यहाँ पे होंगे उनके मध्य कितना कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, विपक्ष बन गया। समझ में आ गई ना बात ये। तो ऐसे हो गया। तो कितने समावेवी बैठ रहे हैं इसके, 2 बैठ रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं। MA4B2 तो 2 बनेंगे, MA4BC अगर होगा तो 2 बनेंगे, MA3B3 होगा तो भी 2 बनेंगे, MA3B2C होगा तो 3 बनेंगे, MA3BCD होगा तो 4 बनेंगे, MA2B2C2 होगा तो 5 बनेंगे, MA2B2CD होगा तो 6 बनेंगे, MA2BCDE बनेगा तो 9 होंगे, ABCDEF होंगे तो 15 बनेंगे, AA होल ट्वाइस और B2 बनेंगे तो 2 होगा, और AA होल ट्वाइस BC होगा तो 2 बनेगा, और AB होल थ्राइस होगा तो भी यहाँ पे 2 बनेगा। तो ये मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे नंबर लिख के दे दिए हैं, ठीक है। इसमें से आप है वो अब कोई सा भी आपको दे दे, आप सब यहाँ पे ज्यामितीय समायोग की संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई भाई। यहाँ पे A4B2 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, A4BC कर दो भाई, B2 को तोड़ दो, BC हो गया। फिर आप क्या करो, A3B3 कर दो। अब AB3 का अपने पास अलग कर दो, B2C, फिर B2 को फिर से तोड़ दो यहाँ पे भाई, A3 हो गया, B2 को तोड़ दिया BC, और अपने पास एक हो गया D हो गया। फिर आप क्या कर दो, A2B2C2 कर दो, फिर A2B2C2 को तोड़ दो CD के अंदर, फिर अपने पास A2B2 को तोड़ दो BC, ठीक है, और अपने पास क्या हो जाएगा, 2 और अलग ले लो तो DE हो गया। अब सारों को तोड़ दो, यहाँ पे A2 को भी तोड़ दो, ABCDEF हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी ये 3 तो अलग आपके केस है ही। और यहाँ पे क्या होगा, 2 2 2 3 4 5 6 9 और 6 और 9 15 2 2 2 ऐसे अपने यहाँ पे याद आप रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर आप रटना, दिमाग लगाना इस पे, आपको भी ये है कि याद हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक स्पेशल केस कौन सा है, स्पेशल केस आपका बस ये वाला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, MA3B3, ठीक है। ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, MA3B3, ठीक है। क्या होता है देखो, यहाँ पे ये M है मान लो अपने पास, ये मैंने लगा दिया A, ये लगा दिया A, ये हो गया B और ये हो गया B, और ये अपने पास क्या है, एक ही समतल के अंदर है, ठीक है। एक समतल के ऊपर, एक समतल के नीचे, और यहाँ पे मान लो मैंने A लगाया और यहाँ पे B लगा दिया। समझ में आ गई बात ये। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो 2 परमाणु आपको नजर आ रहे हैं, ये तो एक ही प्लेन के हैं, ये एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही समतल के अंदर है, और ये क्या है, किसी दूसरे समतल में। तो ये 2 तो अपने पास क्या हो गए, अपने पास एक ही प्लेन में हो गए, ये वाले 2 तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फलकीय बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसको, फलकीय बोल दोगे, ठीक है। FAC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फेशियल। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, M, ठीक है, ये मैंने कर दिया A, ये मैंने कर दिया A, यहाँ मैंने कर दिया A, इस जगह मान लो मैंने कर दिया B, यहाँ पर भी B और यहाँ पर भी B, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दिया। तो अब ये तीनों के तीनों एक क्या है, एक ही समतल के अंदर है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेखासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखासिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको अपन मेरीडोमल बोलते हैं, MER से इसको रिप्रेजेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर दो परमाणु अपने पास एक ही, भाई ये इसी केस में दिखता है, Ma3B3 के केस में दिखता है कि अगर दो परमाणु अपने पास एक ही समतल के अंदर होंगे तो उसको लिखेंगे फलकीय, और अगर अपने पास क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे तो रेखासिक बोलेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया अपने पास ज्यामितीय समवायता का कंसेप्ट। अब अपन पढ़ेंगे प्रकाशीय समवायता। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब अपन को क्या पढ़ना है, प्रकाशीय समवायता पढ़नी है, ठीक है, या फिर जिसको अपने पास है ध्रुवण समवायता भी बोलते हैं, प्रकाशीय समवायता। देखो प्रकाशीय समवायता की अगर यहाँ पे बात करें तो प्रकाशीय समवायता सबसे पहले केस में अगर यहाँ पे देखें तो समनवीय संख्या जिसकी अपने पास कितनी हो, 4 हो, और अपने पास उसकी ज्यामिति कैसी हो, चतुष्फलकीय हो, ठीक है। तो इस केस में देखा जाता है कि ये प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाता। जैसे M, A, B, C और D, और यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ तो इसमें क्या होता है, सबके बीच में एंगल एक ही होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, अपेक्षित कोण होता है ना, वो क्या होता है, समान होता है सब जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अपेक्षित कोण समान होने की वजह से ये प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो समनवीय संख्या किसकी, 6, सॉरी समनवीय संख्या 4 ही ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, वर्ग समतलीय ले लूँ, ठीक है। तो वर्ग समतलीय अगर यहाँ पे ले लिया जाए तो इसमें जैसे मान लो A, B, C और D, अगर इसमें बात करें तो वर्ग समतलीय और समनवीय संख्या 4 वाले भी यहाँ पे क्या होते हैं, अपने पास प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। प्रकाशीय समवायता ये भी नहीं दर्शाते। और इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा कि इसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको सममिति समतल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सममिति समतल। तो इसकी वजह से अपने पास क्या हो जाता है, ये प्रकाशीय अपने पास सक्रिय न कि निष्क्रिय हो जाता है। भाई अगर इसको एकदम यहाँ से बीच में से एकदम प्लेन में काट दो एक, ठीक है, एक समतल ले लो और ऐसे इसको काट दो, एकदम ऐसे काट दो, समझ में आ गई ना बात ये? तो क्या हो जाएंगे, दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से अपने पास ये भी क्या होता है, प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूँ जिसकी समनवीय संख्या कितनी होगी, अपने पास 6 होगी और अष्टफलकीय हो, ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी उसकी। तो उसमें अगर बात करें तो अपने पास क्या होता है, इसके लिए अपन देखते हैं क्या, इसके लिए अपने पास क्या देखते हैं, प्रतिबिंबी समावेवियों की संख्या, ठीक है। अगर अपने पास समावेवी ऐसे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे युग्म ले लो, ठीक है। अगर आपके पास क्या होते हैं, प्रतिबिंबी समावेवी युग्म आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसकी संख्या के हिसाब से देखो, अगर उसकी संख्या क्या होती है, अपने पास 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो तो आप वहाँ पे कहोगे कि वो क्या होगा, प्रकाशीय समवायता दर्शाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। प्रतिबिंबी समावेवी का क्या मतलब होता है कि दो, जैसे मान लो कोई भी यौगिक है और उसकी आपने प्रतिबिंब बनाई, ठीक है, और जब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया, ठीक है, तो वो एक दूसरे को पार्ट को ढक नहीं पाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रतिबिंबी समावेवी बोलते हो। जैसे कि मान लो ये अपने पास P है और इसकी आपने यहाँ पे क्या की, प्रतिबिंब बनाई, तो Q बनेगा। अब इस P और Q को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपके पास ऐसा नहीं बन जाएगा, लॉलीपॉप बन जाएगी, है ना। तो ये चीज़ होगी। तो एक दूसरे को पार्ट को ये ढक पाई क्या, नहीं ढक पाई। तो अपने पास ये क्या बन गया, अपने पास प्रतिबिंबी समावेवी युग्म की संख्या यहाँ पे कितनी, अपने पास 1 है, ठीक है। तो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होंगे तो अपने पास क्या होगा, वहाँ पे प्रकाशीय समवायता दर्शाई जाएगी, अन्यथा नहीं। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे Ma4B2 का 0 होता है तो ये प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाएगा। Ma4BC 0, A3B3 0, A3B2C ये भी 0। तो ये अपने पास चारों ही क्या होंगे, प्रकाशीय निष्क्रिय होंगे। A3BCD का अपने पास एक यहाँ पे क्या मिलता है, प्रतिबिंबी समावेवी मिल जाता है, ठीक है। तो एक जोड़ा मिल गया। इसमें भी क्या होगा, Ma2B2C2 के अंदर भी एक मिलेगा, Ma2B2CD के अंदर 2, A3BCDE के अंदर 6 और ABCDEF के अंदर 15, AA2B2 के अंदर 1, यहाँ पर भी 1 और इसमें 2, यानी ये सारे क्या हैं, प्रकाशीय सक्रिय है। तो अगर अष्टफलकीय है, यहाँ पे अपने पास ज्यामिति की बात करो और जिसका समन्वय संख्या 6 होती है तो उसके अंदर प्रतिबिंबी समावेवियों की युग्म की संख्या देखनी है। अगर युग्म 1 या 1 से ज़्यादा मिले तो प्रकाशीय सक्रिय, वरना निष्क्रिय हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे आपको यहाँ पे पता लगाना
सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल मैंने ज्यामिति के लिए बनाई थी, अष्टफलके के लिए, और यही मैंने यहाँ पे प्रकाशीय के लिए बनाई है। दोनों को कंपेयर करके याद कर लेना, समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है, रटना पड़ेगा, इसमें कोई आपके पास उपाय नहीं है भाई, साफ बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपना पास यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। तो अपन ने उपसहसंयोजक योग्य पूर्ण रूप से संपूर्ण कर दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर अपने पास जल्दी आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।